हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं और इसमें मैं आपको इकोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। जो इकोलॉजी का यूनिट है, इसमें जो है हम ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और इसके रेफरेंस में मैंने कई सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं। जो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उनको देख लें। वो इंट्रोडक्शन के लेक्चर हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो पाए। देखिए, मेरे लेक्चर का फ़ायदा तभी आपको मिलेगा जब इसे आप सीरीज में देखेंगे, कंटिन्यूएशन में देखेंगे। क्योंकि मैं जो है क्लासरूम में जैसे आपको पढ़ाया जाता है, एक लाइव क्लास में जैसे पढ़ाया जाता है, वहाँ जो कंटेंट होना चाहिए वो फीलिंग्स आपको देना चाहता हूँ कि आपको ऐसा न लगे कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो अलग है, बिल्कुल क्लासरूम जैसा ही आपको, मैं इसी वजह से इनको ब्रेक न करके सीरीज में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, वो है इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो कि 12th क्लास एनसीईआरटी का टॉपिक है। और ये टॉपिक नीट और एम्स एग्ज़ाम में भी रेलिवेंट है, जिसके वेटेज को मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि आपके नीट और एम्स एग्ज़ाम में इसका कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। इससे पहले के जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? उसमें हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था उसमें हमने देखा था कि हमने शुरुआत की थी ऑर्गेनिज्म से, पॉपुलेशन से, कम्युनिटी से, इकोसिस्टम से, बायोम से और बायोस्फीयर तक। और एक आर्गुमेंट ये था कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से कैसे अलग है। तो उसके लिए जैसे आपके बुक में जो डिस्कशंस रखे गए हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम तभी कंसीडर करते हैं या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तभी मानते हैं जब आप मैकेनिज्म बेस अप्रोच रखते हैं। जैसे किसी चीज़ की आप मैकेनिज्म समझना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो बायोलॉजिकल है। जैसे फिजियोलॉजी, जो फिजियोलॉजी आप पढ़ते थे, एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, तो आप फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म पढ़ते थे, आप डाइजेशन, एक्सप्रेशन, रेस्पिरेशन, इनकी मैकेनिज्म पढ़ते थे कि ये ऑर्गन कैसे काम करते हैं, ये किस बेस पे ऑर्गेनाइज हैं और कैसे ये वर्क करते हैं और उस वर्क का क्या क्या रोल है हमारे बॉडी में, ये चीज़ है। इकोलॉजी में जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे थे, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म अप टू बायोस्फीयर, तो हमारा मेन पर्पज क्या था यहाँ पे कि हम देखते थे कि इकोलॉजी को जब हमने डिफ़ाइन किया तो हमने ये बोला इकोलॉजी को डिफ़ाइन करने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो हर एक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म का, पॉपुलेशन का, कम्युनिटी का, इकोसिस्टम का, किसी भी लेवल पे जो लिविंग का एनवायरनमेंट के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ या दूसरे लिविंग के साथ इंटरेक्शन है, जब हम इस इंटरेक्शन की बात कर रहे थे तब हम उसको इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से इसी के एनालॉजी में आपको वो फेमस, वो जो है एग्जाम्पल यहाँ पे रखा गया है कि एक बर्ड, बुलबुल अगर गाना गाती है तो साउंड प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म जो है बायोलॉजिकल होगा और उसकी जो सॉन्ग है, उसका जो पर्पज है, जो दूसरे अपने ही स्पीसीज से इंटरेक्ट होना चाहती है, यानी कि उसको मेटिंग कॉल दे रही है, तो ये उसका इकोलॉजिकल होगा। फिर हमने जो डिस्कस किया था फ्रेंड्स, मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है, कि आपको मैंने अलग अलग चीज़ें समझाई कि ऑर्गेनिज्म कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, कम्युनिटी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, पॉपुलेशन का क्या मतलब है, इकोसिस्टम्स क्या होता है। फिर इकोसिस्टम को मैंने डिफरेंट उसमें आपको कंपेयर किए कि इकोसिस्टम के बाद बायोम क्या चीज़ है और बायोस्फीयर क्या चीज़ है। फिर हैबिटेट का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी हमने डिस्कस किया कि हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है। आप बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। माइक्रो हैबिटेट को भी डिस्कस किए और निके को भी डिस्कस किए, थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन दिया है। अभी मैं उसकी डिटेलिंग बाद में फिर करूँगा, ठीक है। ज़रूरत
पहले आप कुछ सीख जाए ना, कुछ ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का मीनिंग ये है ना कि आज ये आपके बुक में जस्ट एक यूनिट है, लेकिन आगे चल के इकोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस की एक बहुत बड़ी ब्रांच बनती है। जितने भी आपने पढ़ रखे उन सब से कहीं बड़ा इसका ब्रॉड जो है स्पेक्ट्रम है। तो इस वजह से मैं इसको सब्जेक्ट बोल रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट को जब आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो आपको इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी और कैसे ये सब्जेक्ट क्या क्या इसमें फोकस पॉइंट है ये समझना होता है। जब ये बात आप समझने लगते हैं तब इसमें लिखी गई बातों को आपको सेंस मिलने लगेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी। तो मैं उसी के रेफरेंस में फिर बात करूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैंने रखा है एबायोटिक फैक्टर। इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है और इसमें एबायोटिक फैक्टर्स को हमें पढ़ना है। आपकी बुक में 4 एबायोटिक फैक्टर हैं, उनको हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। उससे पहले ये कैसे आते हैं ये बात मैं आपको बताऊंगा। और इन सबसे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इससे पहले आपने देखा है और आपको ये मेरा कंटेंट जो है आपको नीट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के रेलेवेंट लगता है, आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये कंटेंट आपके लिए है, क्योंकि इकोलॉजी का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम में है, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचर के लिए जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम है, सब में ये कॉमन टॉपिक है। तो जिसको भी 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ना है तो वो इन वीडियो को फॉलो कर सकता है। वैसे मैं बेसिकली फोकस करता हूँ नीट एग्ज़ाम और एम्स एग्ज़ाम को, जिसके वेटेज वाई मैं आपको ज़्यादा यहाँ फोकस करके बताता हूँ। तो अगर आपको ये सब रेलिवेंट लग रहा है तो एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और इसके साथ अगर आपको ये अच्छा लगा, अगर आपको रिलेवेंट लगा, आपने ये सारी चीज़ें कर लिया, तो इस चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को आप डिफरेंट मीडिया प्लेटफार्म पे अपने दोस्तों के बीच, अपने स्टडी ग्रुप में इसे सर्कुलेट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। अब देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं कि ये एबायोटिक फैक्टर कहाँ से आ गया। ठीक है, पहली बात तो इसका कि ये आ कहाँ से गया, इसकी ज़रूरत क्यों है। देखो, जैसे हम सबसे पहले पे जाते हैं, सबसे पहले प्राइमरी उस पे जाते हैं कि ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में एनवायरनमेंट है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना, ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में इसका एनवायरनमेंट है। अब जो एनवायरनमेंट है इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। इसमें एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा इसमें जो कंपोनेंट होता है वो है एबायोटिक। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको ऐसे समझो कि ऑर्गेनिज्म में आप खुद को कंसीडर कर लो कि आप ऑर्गेनिज्म हो या मैं ऑर्गेनिज्म हूँ। तो मैं अभी इस कमरे में हूँ, तो यहाँ पे अगर कोई दूसरा और ऑर्गेनिज्म हो, दूसरा कोई भी लिविंग हो, जरूरी नहीं वो ह्यूमन ही हो, तो वो मेरी सराउंडिंग का बायोटिक कंपोनेंट होगा ही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे अलावा इस कमरे में कोई और जिंदा नहीं है। जैसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ना देखें, आपने माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ रखी है, तो आपको पता है कि इस कमरे में बहुत सारे फंगल स्पोर होंगे, बहुत सारी बैक्टीरिया होंगी, बहुत सारे वायरस के पार्टिकल होंगे। तो वो भी तो बायोटिक कंपोनेंट का ही पार्ट है ना, वो भी लिविंग है ना, वो मुझसे इंटरेक्ट तो कर ही रहे हैं। वो लगातार इस फिराक में है कि मेरा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो और वो मुझे बीमार कर दें। और एबायोटिक फैक्टर भी है। एबायोटिक फैक्टर क्या है? इस कमरे का टेम्परेचर, कमरे में लाइट की क्या कंडीशन है, कमरे में वाटर की क्या अवेलेबिलिटी है। वाटर की अवेलेबिलिटी को आप ह्यूमिडिटी के फॉर्म में यहाँ समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चौथा कंपोनेंट आपके यहाँ लिया गया है। जो लिए गए हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं तो ट्रैक पे रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको मेंशन किया गया है टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड वन मेंशन किया गया है वाटर, ठीक है। थर्ड वन आपको मेंशन किया गया है लाइट, एंड फोर्थ वन है सॉइल।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसा आपको मैंने इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसका इंटरेक्शन हम एनवायरनमेंट से समझना चाहते हैं, क्योंकि यही तो इकोलॉजी होगी ना, यही इकोलॉजी होगी। जब यहाँ इंटरेक्शन की हम बात करेंगे कि ये एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट हो रहा है। देखिए, जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ बातें आप पहले से ध्यान रखेंगे, तब यहाँ लिखी गई बातें आपको समझ में आएंगी। जो यहाँ पे देखो, बात ये है कि इकोलॉजी का चैप्टर जब आप पढ़ने जा रहे हो ना, तो इससे पहले आपके बुक में जो सीक्वेंस दिया गया है इस टॉपिक को पढ़ाने का, तो आपको पता है कि इससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। इससे पहले आपको जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, एनिमल और प्लांट की फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब जो बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर था, साइटोलॉजी, सेल का चैप्टर था, ये सारी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन, ठीक है, सिस्टमैटिक्स, इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। इतनी सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद आपको इकोलॉजी पढ़ाई जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इकोलॉजी में इन सब का यूज होता है, ठीक है। इकोलॉजी को इसीलिए मैंने बताया था कि ये बहुत इंटीग्रेटिव नेचर की है। इसमें हर चीज़ें जो है यूनिफाइड, आपको इसके चैप्टर की जो स्टार्टिंग आपको मेंशन की गई है, जो इंट्रोडक्शन मेंशन किया गया, उसमें आप पढ़िएगा तो ये एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोलॉजी है। यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं जिसमें जो है कई सारी चीज़ें, कई सारे सब ब्रांच जो है, जिसमें एक पॉइंट पे आके एक पॉइंट होता है जिसपे सब मिलते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी में जो फैक्ट और फिगर हैं उनका एक्सप्लेनेशन आपको फिजियोलॉजी से मिलेगा, एनाटॉमी से मिलेगा, मॉर्फोलॉजी से मिलेगा, क्लासिफिकेशन से मिलेगा, रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स और एवोल्यूशन से मिलेगा। यहाँ एक बात मैं आपको और कंफर्म कर दूँ, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ। अगर ये आप नहीं समझ पाएँ तो आप इसे बस रटेंगे और उसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा आप इसे ध्यान से सुनिए, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। इसके बाद जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको सारी लिखी चीज़ों का सेंस समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, जब मैंने ऑर्गेनिज्म की बात की ना, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया था। एक क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़े थे जिसमें ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशंस हुई थी। तो जब हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं तो यहाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है? तो अगर हम इसे ब्रॉड लेवल पे देखें तो ये क्या हो सकते हैं? ये प्रोटिस्टा हो सकते हैं, ये मोनेरन्स हो सकते हैं, ये फंजाई हो सकते हैं, ये प्लांटी हो सकते हैं और ये एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें आप ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का मतलब तो लिविंग से है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि जो लिविंग है उस लिविंग के अंदर सेल जरूर होती है, यानी जो सेलुलर स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होंगे। और जो सेल है वो खुद किससे बना होता है? वो बने होते हैं मॉलिक्यूल से, यानी कि बायो मॉलिक्यूल से, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपको ये समझना है कि ये जो लिविंग है ये इसकी एक सेलुलर स्ट्रक्चर होगी, एक बायोमॉलिक्यूलर कंपोजिशंस होगा। अगर वो सेल से बने हैं तो उनके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स होंगे और उनके कंपोजिशन होंगे। दूसरी बात ये है कि देखो, ये जो एनवायरनमेंट है इसके बारे में जान लो। एनवायरनमेंट का एक चीज़ ये जानिए कि एनवायरनमेंट बहुत ही हाईली डायनेमिक चीज़ है, ठीक है। एनवायरनमेंट एक हाईली डायनेमिक चीज़ है। कोई भी एनवायरनमेंट जो है
वो फिक्स नहीं रहता है, ये लगातार चेंज होने वाली चीज़ है, बहुत ही हाईली डायनेमिक है। ठीक है, और इसकी डायनेमिक कैसे है, जैसे कि जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या फिक्स रहता है? नहीं, टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, एक रेंज में चेंज होता रहता है। ठीक है, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। वाटर की अवेलेबिलिटी क्या फिक्स रहती है? नहीं, ये भी चेंज होती है। लाइट, ये भी चेंज होती है। सॉइल लगातार कॉन्टिन्यूअस बनने वाली प्रोसेस है, मिट्टी लगातार बनती रहती है। जैसे आपने बेसिक जियोग्राफी पढ़ी होगी, तो उसमें जैसे आज जो है मिट्टी तो बहुत सारी होती है सॉइल, लेकिन आपको समझने के लिए जैसे बताऊं कि जैसे मान लीजिए गैंगेटिक प्लेन है जो इंडिया में, तो यहाँ जो एलुवियल सॉइल आपने पढ़ी होगी ना, तो ये एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है कि हिमालयन माउंटेन रेंज से जो नदियाँ आती हैं और जो विंध्य माउंटेन रेंज से जैसे चंबल रिवर आती है, तो ये बहुत सारा सेडिमेंट अपने साथ बहा के लाती है और उन सेडिमेंट को इन मैदानों में, इन प्लेन में डिपॉजिट करती गई। तो इन डिपोजिशंस का जो डिपोजिशन हुआ, इसमें लाखों साल लगे हैं और ये जो है इसका नेचर हमेशा बदलता जाएगा, क्योंकि ऊपर से आने वाला जो सेडिमेंट है वो लगातार चेंज होगा। तो चेंज होने पे उसका कंपोजिशन बदलेगा और साल दर साल इसकी कंपोजिशन भी एक रेंज में चेंज होंगे। तो क्या सॉइल प्रोफाइलिंग चेंज होती है? बिल्कुल होती है। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसा नहीं है, साउथ इंडिया में भी जो मिट्टियां हैं, जो वहाँ की सॉइल है, वो दूसरे वजहों से चेंज हुई हैं। अभी हम जब उस पर आएंगे तब बताएंगे। कॉन्सेप्ट जस्ट इतना है कि जो एनवायरनमेंट है, उसकी जो कंडीशन है, उसके जो कंपोजिशन है, वो हाईली डायनेमिक है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। जो ऑर्गेनिज्म है इसको बायोलॉजी में कंसीडर तो हम तभी करते हैं जब ये लिविंग है, और जो लिविंग होता है ये एक फिक्स रेंज में होता है। जिंदा होने का मतलब समझते हो क्या है? कि एक फिक्स रेंज है। कोई भी चीज़ जिंदा है तो उसकी एक फिक्स रेंज होती है, मतलब उसमें छोटे मोटे चेंज तो होते हैं लेकिन एक बड़ा चेंज नहीं होता है। जैसे कि कोई चीज़ जिंदा कैसे होगा, तो ये सेलुलर थ्योरी में आपको क्या समझाया गया है कि जिंदा चीज़ें एक सेल से बनी होंगी। जैसे मान लो ये सेल है, तो सेल के अंदर जो चीज़ है बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या है? तो मैं इससे पहले के लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ कि साइटोप्लाज्म में बेसिकली क्या चीज़ें हैं। इसमें बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, प्लस मिनरल हैं और वाटर है। इनका ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इनका एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में ये जो बायोमॉलिक्यूल और मिनरल है ये सॉल्यूट्स का काम कर रहे हैं। कोई भी सॉल्यूशन में क्या होते हैं? सॉल्यूट्स होते हैं और वाटर इनका सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। तो इस सॉल्यूशन का एक फिक्स रेंज होता है, जो आपको बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में एक टेबल दिया गया है कि अगर इसमें प्रोटीन है तो वो कितना है, कार्बोहाइड्रेट है तो कितना है, कोई मिनरल सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम है तो वो कितना है। इसीलिए इसको बोला जाता है क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन। एक्चुअल में ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। जैसे कि मिनरल को पानी में आप डालते हैं तो वो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, ट्रू सॉल्यूशन। जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डालने पे एक ट्रांसपेरेंट आपको सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन ये जो बायोमॉलिक्यूल हैं इनका सॉल्यूशन जो है वो आपको कोलाइडल फेज में मिलता है। तो एक्चुअल में कोलाइड में हमने क्या डाल दिया है? मिनरल को डाल दिया, हमने नहीं, नेचर ने डाला है। और ये सब एक मेम्ब्रेन के अंदर जो है बाउंड है, इन्हें मेम्ब्रेन के अंदर रखा गया है क्योंकि मेम्ब्रेन से बाहर इसका एनवायरनमेंट है। और आपको बताया गया कि मेम्ब्रेन से बाहर जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है
देखो इस एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है, इस एनवायरनमेंट के कंडीशन किस चीज़ की, इसके कंपोजिशंस की, ठीक है। और कंपोजिशंस क्या है, कंपोजिशन अभी मैंने बताया था कि इसमें टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, इनका जो कंपोजिशन है ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है। तो अब आप देखो कंडीशन क्या हमारे पास कि एनवायरनमेंट तो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, इसकी कंडीशन और इसकी कंपोजिशन दोनों, जबकि इसी एनवायरनमेंट में रहने वाली ये जो सेल है, इसमें जो इसका लिविंग कंडीशन है, ये जो सेल का लिविंगनेस है, इस लिविंगनेस को हमेशा अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है एक फिक्स रेंज को। इस रेंज को बायोलॉजिकली हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस, ठीक है। इस रेंज को हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। जैसे कि सेल के अंदर वाटर का जो अमाउंट है वो फिक्स है, किसी सेल में 70% 80% वाटर है तो उतना वाटर होना चाहिए। अगर उससे कम वाटर हुआ, थोड़ा बहुत कम हुआ तो चल जाएगा, लेकिन इसीलिए मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। जैसे ये कोई एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं है कि बिल्कुल, जैसे आप बोलते हैं, जैसे हम अपनी बॉडी को ले लें, मल्टी सेलुलर बॉडी को ले लें, तो आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में क्या कंडीशन है, हमारी बॉडी में जो बहुत सारी सेल हैं वो एक फ्लूइड मीडियम के अंदर ही है। आपको एक बार मैंने बताया था कि कोई भी सेल ड्राई कंडीशन में कतई जिंदा नहीं रहती है, क्योंकि सेल के अंदर जितनी चीज़ें गई हैं वो एनवायरनमेंट से ही गई हैं। आपको यही बात तो बायोमॉलिक्यूल में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सेल के बाहर की जो चीज़ें हैं, सेल के बाहर जो चीज़ें थी उनको ही सेल के अंदर ले जाया गया है, जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने पढ़े हैं। लेकिन सेल के बाहर इनका जो कंपोजिशन होता है ये फिक्स नहीं होता, ये डायनेमिक होता है। और जब ये सेल के अंदर आ जाते हैं तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, जिसे हम होमियोस्टेसिस ऑफ द सब्सटेंस या ओवरऑल सेल की होमियोस्टेसिस बोलते हैं। होमियोस्टेसिस हर चीज़ों की है, जिंदगी इसी होमियोस्टेसिस पे ही टिकी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है, मैं इसको पूरा आपको तसल्ली से डिटेल में बताऊंगा ताकि आप इस बात को समझ पाएँ, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसके अंदर जब चीज़ें आती हैं तो हर एक चीज़ का कंपोजिशन फिक्स हो जाता है, वो रैंडम नहीं रह जाता है। जबकि एनवायरनमेंट में जब वो है तो वो रैंडम है, वहाँ वो कंपोजिशन ऐसा नहीं है जैसा इसके अंदर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स